नमस्कार, आप सभी का स्पर्श हिमालय में जोश और जज्बा के आगे हर तरह की मुसीबत छोटी पड़ जाती है। इस बात को साबित कर दिखाया है टिहरी जिले के रहने वाले श्री विष्णु प्रसाद सेमवाल जी ने। विष्णु प्रसाद जी भले ही अपनी कमर के चोट के कारण ठीक से चलने फिरने में महरूम हैं, लेकिन इनके हौसले और हिम्मत से आज ये गाँव के लोगों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पर्श हिमालय में। धन्यवाद। आपका जन्म हिमालय में हुआ है और आज आप सबके लिए प्रेरणा है, लेकिन आपको हिमालय से क्या प्रेरणा मिली? हिमालय देवताओं का स्वरूप माना जाता है और मैं ये मानता हूँ कि ये जो जितने भी हिमालय के गांव हैं, हिमालय की जो बसावट है वो ऋषि और कृषि प्रधानता पर आधारित है। ऋषियों ने अपने योग बल को आध्यात्मिक आत्म शांति तीर्थ के रूप में चयन करते हुए देवत्व को प्राप्त किया और हमारे जो आज गांव के जो बसावट है, गांव के जो काश्तकार हैं, जिनको हम काश्तकार कह सकते हैं, वो कृषि के रूप में गांव में गए। दोनों का सामंजस्य बैठा, ऋषि और कृषि का। जो हमारे ऋषि थे उन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज करके जीवन रक्षक औषधियों की पहचान की, उसका संरक्षण किया, संवर्धन किया। और जो हमारे गृहस्थ थे उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए पशुधन और कृषि को अपनाते हुए हिमालय के देवत्व को भी संरक्षित रखा। आज हमारे जितने भी हिमालयी क्षेत्र के गांव हैं, सबके अपने देवता हैं। वो देवता कौन है? जो हमारे ऋषि थे, जो हमारे देवत्व के रूप में जिन्होंने हमारा संरक्षण किया, जीवन रक्षक औषधियों का ढूंढ किया। और आज हमारे संपूर्ण देवता उस हिमालयी क्षेत्र में आज भी निवास करते हैं और वही प्रत्येक गांव जो है देवता के नाम से है, प्रत्येक स्थान देवताओं के नाम से, ऋषियों के नाम से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हिमालयी क्षेत्र जहाँ भी गांव के लोग हैं, उनके अंदर आज भी अखंड राष्ट्र की परिकल्पना है और उनके अंदर क्षेत्रवाद का कहीं पर भी वो नहीं है, वो उपद्रवी नहीं है। उनके अंदर जो है मूलतः देवत्व आज भी जो है रक्त कोशिका में उनके समाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है संपूर्ण, वो पूर्णतः कण कण शंकर है और प्रत्येक जगह भगवान विद्यमान है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देवत्व है। इसलिए मुझे लगता है कि हिमालय में जन्म लेना ही सौभाग्य है। मेरा जन्म जब हुआ तो दुर्घटनावश में विकलांग हुआ। हीन भावना के कारण से आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। तब ये विषय आया कि जीविकोपार्जन के लिए क्यों न मैदानी क्षेत्रों में मंदिर पर जाया जाए। तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह डॉक्टर नित्यानंद जी क्षेत्र में गए तो उन्होंने मुझे पूछा कि विष्णु जी, आपका इरादा क्या है आगे? तो मैंने उनसे अपनी वेदना सुनाई कि मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए शहरों में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, आप मंदिर में शहरों में जाना चाहते, या तो पूरी जगह जो है देवता ही देवता निवास करते, आप यहाँ अपनी कर्मस्थली बनाइए और विकलांग होते हुए आप जो है सकलांग की संरक्षण की भावना अपने अंदर यदि पैदा करेंगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। तो उन्होंने उत्तरांचल उत्थान परिषद के रूप में जो संगठन बना था 1988 में, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद ही अपने आप में एक भावनात्मक शब्द था। जब उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भिन्न भिन्न रूप में लड़ी जा रही थी, उसका एकमात्र स्वरूप नहीं बन पाया। लड़ाई भिन्न भिन्न थी, नारे भिन्न भिन्न थे, परंतु लोग संगठित नहीं थे। तो कुमाऊं का कुर्मांचल जो है पुराणों में नाम कहा जाता है, यहाँ से उत्तरा लिया तो उत्तरांचल शब्द से। तो उत्तरांचल से एक बहुत बड़ा
लोगों को वो संगठन का एक मंत्र मिला। तो यहाँ से उत्तरांचल उत्थान परिषद सामाजिक कार्यों के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए उत्तरांचल उत्थान परिषद का प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ से उत्तरांचल संघर्ष समिति के रूप में जो है, तो तब से लेकर के आज तक मैं उत्तरांचल उत्थान परिषद के बैनर तले काम कर रहा हूँ। और उसके लिए हमने सामाजिक जागरण के लिए, जहाँ पहले ये नहीं जानते थे कि मटर की भी खेती होती है हिमालयी क्षेत्र में और सेब का बागीचा लगता है, तो उस समय हमने लोगों को पेड़ निःशुल्क दिए। आज हमारे पास सबसे बड़ी, मैं आपको अपनी धरोहर बताऊंगा कि हमारे पास 15 वर्ग किलोमीटर जंगल मातृशक्ति के द्वारा अपने वित्त पोषण पर आरक्षित किया हुआ है। और उसको हम इतना संतुलित वन विकास कह सकते हैं कि हजारों जड़ी बूटियाँ और हजारों प्रकार के पेड़ हैं। वहीं बांज होंगे हमारे भिगुन में, गांव के ऊपर सघन वन आच्छादित, पूरा गांव जो है सघन वन से आच्छादित है। और हमारे प्रत्येक परिवार के अपने धारे हैं, प्राकृतिक स्रोत जो है हमारे गांव के अपने प्राकृतिक स्रोत हैं, द्वारा जो 10 यूनिट मशरूम, 4 पोली हाउस, 1 नेट हाउस, एक जो है 2 और 1000 पौध कागजी की नींबू की पौध और 500 जो है कीवी की पौध। इस प्रकार से हम जो है क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच में जो है। मैं एक निवेदन अवश्य करूँगा कि मुझे जो लगता है, इस बात को कहते हुए मुझे कोई कष्ट, हमारे अंदर मालिक बनने की वो भूख नहीं है। उत्तराखंड के रक्त कोशिका में मालिक बनने की जिस दिन एक भूख पैदा हो जाए, हम मालिक जैसा काम करते हैं। विदेशों में एक छोटे से बालक जो मालिक के रूप में है, उसको मालिक बनने तक हम उसका संपूर्ण उद्योग चलाते हैं। किंतु स्वयं में मालिक बनने की हमारे अंदर एक जिस दिन भूख पैदा हो जाएगी, हमारे पास पूरी हुनर है, सब कुछ है, आर्थिक रूप से हम संबल हैं, सब कुछ है, किंतु एक जो मात्र एक जो हमारे अंदर वो है कि मालिक बनने की भूख नहीं है। क्योंकि जब मालिक बनेंगे तो वहाँ संघर्ष निकलता है, एक भूख पैदा होती है। संघर्ष जब होगा तो उत्तराखंड के व्यक्ति के पास पैसा भी भरपूर है, सब कुछ है। मैं एक निवेदन करता हूँ कि उत्तरांचल का जो आर्थिक संपन्न व्यक्ति है, वो एक बार ईश्वर का स्मरण करके, जो नवयुवक व्यक्ति है वो स्मरण करे कि जिस दिन मैं घर से चला था, संकल्प करके चला था कि मैं अपनी माँ के आंसू और अपने चूल्हे की वेदना हरण के लिए बाहर जा रहा हूँ, और जैसे मुझे आर्थिक सहायता मैं संबल हो जाऊँगा, मैं यहाँ का उत्थान करूँगा। व्यक्ति आज जो है भूल चुका है और उस पैसे का उपयोग देहरादून और ऋषिकेश मैदानी क्षेत्रों में कर रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नौजवान वर्ग भी है, वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। पहाड़ में हमारे बगल में हमारा ही खेत, मेरा ही सब कुछ, नेपाली जो है 45-45 हज़ार रुपये के टमाटर उगा रहा है, 2-2, 3-3 लाख रुपए की जो है कृषि कर रहा है। हम उसको देख रहे हैं, हम उसके खेत दे रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा अपने नौजवान भाइयों से कि जो हम आर्थिक संपन्न व्यक्ति है, हम क्यों नहीं लेते हैं हिमाचल से प्रेरणा कि हिमाचल का व्यक्ति इतना आत्मनिर्भर हो चुका है कि वो फल उद्यान के रूप में अपनी विजयी पताका फहरा रहा है। कश्मीर जो है केसर के रूप में, अखरोट के रूप में। तो हम यहाँ पर चूक कर जाते हैं कि हम आर्थिक संबल होते हुए भी हम फायदे के लिए, मतलब मेहनत कम हो और पैसा ज़्यादा निकले, इस दुर्गुण ने हमको ये नंबर 1। नंबर 2, पलायन अब रोजगार नहीं है, पलायन अब प्रतिस्पर्धा है कि वो गया तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों नहीं गया। और उससे बड़ी बात ये थी कि हमारा जो उत्तरांचल की जो संरचना थी वो ठीक मधुमक्खी के शहद की तरह थी कि पुरुष परागकण के लिए मैदानी क्षेत्रों में आता था
और रानी मक्खी रूपी गृहस्थी के लिए वो परागकण लेकर के गांव में जाता था। और परागकण के रूप में हमारी जो मातृशक्ति थी वो पहाड़ की रीढ़ को माना जाता था। और दुर्भाग्य ये हो गया कि मधुमक्खी जो रानी मक्खी थी उसी ने अपना खादरा छोड़ दिया, जो जहाँ से निकलती थी। आज महिलाएं ही जो है गांव में नहीं टिकना चाहती है। और पलायन भी दो प्रकार का है। जो हमारी पढ़ी लड़कियां हैं वो मैदानी क्षेत्रों को ब्याही जा रही है, और जो मैदान की लड़की है उसको इस ढांचे में ला रहे हैं कि वो पहाड़ के व्यक्ति को इसलिए दिया जा रहा है कि हम आपको बेटी देते हैं पर ऋषिकेश और देहरादून में ज़मीन लो। तो दो प्रकार का पलायन गांव जो है जो खाली हो रहा है वो दो प्रकार के पलायन के कारण से हो रहा है। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से अवश्य निवेदन करूंगा कि एक बार हम संघर्ष को इस रूप में अपनाएं कि हम उत्तराखंड को भेड़ पेड़ और मेड़ जड़ी बूटी कल्टीवेशन के रूप में, बागवानीकरण के रूप में, और जो हमारी परंपरागत भेड़ और पेड़ की जो वो सोच थी, इसीलिए पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, वो जो हमारा वो मूल स्तंभ था उसका हम चिंतन करें और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं कि लोग जो हमारे किसान लोग इसलिए दिन पर दिन हतोत्साहित होते जा रहे हैं कि वो जंगली जानवरों का इतना बड़ा आतंक हो गया है कि किसी भी प्रकार की सब्जी उगाना बहुत कठिन हो रहा है। तो उसके लिए जन जागरण करके हमने अपनी मातृशक्ति से यही कहा कि आज जैविक अन्न की बहुत बड़ी बाजार में मांग है। जापान में कॉन्फ्रेंस हो रही है कोदा के लिए, पर गांव में हो नहीं रहा है कोदा। सरकार ऊपर ही ऊपर जो है कोदे की बात कर रही है, जंगोरी की बात कर रही है, पर जो किसान उगाने वाले हैं वो गांव में नहीं है। तो आज यही हमको धरातल में जब काश्तकार को तैयार करेंगे का एक एक काश्तकार से जो है हम जो है जन जागरण का काम करेंगे, तभी जो है हम बंजर खेती को आबाद कर सकेंगे। और एक और मैं सरकार से भी एक निवेदन अवश्य करूँगा, भले ये मंच नहीं है परंतु एक निवेदन ये करूँगा कि 1962 और 65 के बाद 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी हो गई है और हमारी मालिकाना हैसियत हमारे नाम नहीं है। अगर कोई लोन लेना चाहता है, बागीचा लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है हम मालिकाना हैसियत नहीं रख पाते। हमारे पहाड़ में रजिस्ट्री करने की परंपरा भी नहीं है, बस सीधा स्टाम्प पर या कोरे कागज पर लिखा। तो बहुत सारे काश्तकार ऐसे, यदि उत्तराखंड में बागवानीकरण करना है, खेत का हक हकूक देना है, तो कृषिकरण तभी होगा जब मालिकाना हैसियत हो। ये होगी 3-3, 4-4 पीढ़ी के हो गई, पर मेरे नाम मेरी जब लेखन कार्य का जब मैं अस्वस्थ हो जाता था तो सो नहीं पाता था, तो मेरा लेखन कार्य जो है आरंभ होता था। तो मुझे ये लगता है कि ये ईश्वर की अनुकंपा है कि जब जब मुझे रोग होता है तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। तो जब मुझे रोग है तो मैं लिखता हूँ, रोग नहीं है तो नहीं लिख पाता। तो ये ईश्वर की ही अनुकंपा है कि मैं लिख देता हूँ। ये एक पहाड़ पर मेरी हिंदी में मेरी एक हिंदी गढ़वाली में भीतर को उमाल 300 आना पखाड़ा, लगभग 100 जो है गंध परक, जो गंध परक शब्द है उसका चयन, पुरानी परंपरागत खाने का नाम, हमारे गौशालाओं के नाम, जो हमारे मापक थे उसके नाम, और हिंदी में भावांजलि, ये मेरा लेखन का है। ये है हिंदी में, देवों के वरदान से बना है पहाड़, वेदों की ऋचाओं का ज्ञान है पहाड़, पवित्र गंगा की पहचान है पहाड़, सदियों से देश का प्राण है पहाड़, देश प्रहरी सीमा है पहाड़, राष्ट्र सपूत बलिदानी है पहाड़, श्वेत धवल चादर ओढ़े है पहाड़, वृक्ष के संवारते हैं पहाड़, देश को पानी और जवानी देता है पहाड़, नदियों की उत्पत्ति करता है पहाड़, आध्यात्म चिंतन का केंद्र है पहाड़, तपस्वी का ज्ञानदाता है पहाड़, मरुस्थल को हरियाली देता है पहाड़, मैदानी कृषकों को माटी देता है पहाड़, कठिन परिश्रम का
प्रतीक है पहाड़। चरक अश्विनी धन्वंतरी की खेती है पहाड़। अशांत मन को शांत करता है पहाड़। संघर्ष की प्रेरणा देता है पहाड़। सत्यम शिवम सुंदरम है पहाड़। मन में सपने संजोता है पहाड़। तीर्थ प्रयागों का घर है पहाड़। बुगालों का सौंदर्यकरण संवारता है पहाड़। दुर्लभ औषधियों को उगाता है पहाड़। सिंह गर्जना की दहाड़ है मेरा पहाड़। जी क्या बात है। जी। जो लोग, क्योंकि ये किसी का हिमालय का संरक्षण करना किसी का व्यक्तिगत विषय नहीं है, पूरे विश्व का। क्योंकि हिमालय रहेगा तो नदियाँ रहेगी, और जिसको हम ऑक्सीजन, क्योंकि आज जो है कार्बन पैदा कर रहा है औद्योगिक देश, और ऑक्सीजन दे रहे हैं हम। तो मैं एक निवेदन करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, और जो हम नीचे बस गए हैं, वह अपने खेतों में पेड़ अवश्य लगाएंगे तो हिमालय का संरक्षण और संवर्धन भी होगा। और जब तक हमारा, और एक निवेदन है कि जो भारी वाहन जो है क्षेत्र ठेठ सीमांत हिमालयों में चले गए हैं, उससे जो है हमारा हिमालय, क्योंकि उसकी जो तासीर है, उसकी जो अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत बड़े वजनी यांत्रिक वाहनों को चला सके। तो मैं एक निवेदन ये भी करूँगा कि जो हम मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वो वहाँ की तासीर का चिंतन करते हुए, जो आज पर्यटक जाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियाँ हिमालयी क्षेत्र में फेंक करके वहाँ का जो प्रदूषण है, वहाँ का जो देवत्व है, वो ख़त्म हो जाता है। और प्रत्येक जगह जो है प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें और जो प्लास्टिक का सामान है, वो पूरे हिमालयी क्षेत्रों में बिखरा पड़ा है। तो मैं निवेदन करूँगा कि जो हम लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं, वो वहाँ के प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार ही बर्ताव करें, ये मेरा निवेदन है। हे पानी का देवता जलमसान जी, किले तुम हमसे रूठ गए न। बीज अन्न को बी न सक्या हम, डाला बुर्दा सब कड़पट हुए न। तेरा सोतेलापन का कारण समय पर निभय न ककी रुपाई। बादल तो न पुनः छुपे दिने, बरखा की तब बूंद नहीं आई। अपना अणमण वैगी अब तेरो व्यवहार, कखी छन सुको और कखी भिंडी बरखा। तेरा पक्षपात सी हम डरण लग्या चन, किले कना तुम इन नखरा। यज्ञ हवन भी करी हमन, भजन कीर्तन भी तब हुए न। हे पानी का देवता जल मसान जिले, किले तुम हमसे रूठ गए न। ये मैं ये निवेदन को लो कि सभी माता बहनें, हम जो वन बचाने को, पहले भी हमारे जो वन पंचायत होते हैं, हम जो था जंगल जो था, क्योंकि हमारो मैती और वो जो था घुगती से हम शिक्षा लेता, पैया से हम शिक्षा लेता। पैया भी हमारे खुद मिटोनते, घुगती हमारे खुद मिटोनते। जब पैया रलो, घुगती रली, डाली रली, बुर्दी रली, और हम अपना पानी तेन जो था बचोला, तभी हम जो था हिमालय और हमारे जो पहाड़ जो, तभी हम बचा सकला। तो मैं अपना सभी माता बहनों से यही निवेदन को लो कि जंगल बचाने का वास्ता और हिमालय बचाने का वास्ता हम सब लोग। आपने आज अपना कीमती समय निकाल के आप धन्यवाद। बहुत दूर से आज यात्रा करने के बाद आप स्पर्श हिमालय कार्यालय आए और आपने हमें अपना अनमोल समय दिया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं आप लोगों का बड़ा ऋणी हूं। जी जी जी। और हम चाहेंगे कि इस तरह आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमारी युवा पीढ़ी को भी बताएं कि क्यों हिमालय का संरक्षण जरूरी है। आपका बहुत